हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, हम ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज को लेकर के आए हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अनामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में है? फ्रेंड्स, ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप आसानी से इसे बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। फ्रेंड्स, अनामुडी पर्वत जो है वो केरल राज्य में है और ये दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पीक है, चोटी है, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, वो है डोडा बेटा। कहीं कहीं डोडा बेटा या फिर डोडा बेटा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये डोडा बेटा फ्रेंड्स नीलगिरी पहाड़ी में है और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे राज्य पूछ ले कि डोडा बेटा किस राज्य में है, तो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, इस बात को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। ठीक है, क्या होता है कि नर्मदा नदी पर जब ये डैम बन रहा होता है तो इसके इसके विरोध होता है। ठीक है, 1980-85 के आसपास इसका ये आंदोलन शुरू होता है। इसमें एक नाम याद रखिएगा आप, मेधा पाटकर जी का। ठीक है, उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाखड़ा नांगल डैम कहाँ है, तो फ्रेंड्स भाखड़ा नांगल डैम है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हीराकुंड अगर बांध की बात करें तो ये है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ये पता है आपको। नागा अर्जुन सागर बांध की अगर हम बात करें तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये चारों इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। किस स्टेट में है आपको पता होना चाहिए, किस नदी पे है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट करिए, नहीं तो उस वीडियो को जाकर के देखिए, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाती है? फ्रेंड्स, जलोढ़ जो होता है वो एलुवियल मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं, जो कि नदियों के आसपास वाले इलाके में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो है दो तरीके की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। तो जो खादर होती है वो नई जलोढ़ होती है और जो पुरानी जलोढ़ है उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राचीन जलोढ़ क्या होता है, तो प्राचीन जलोढ़ है बांगर। ठीक है, जो नदियों के पास होते हैं ना वो नई जलोढ़ कहलाते हैं, उसे खादर बोलते हैं। और जो नदियों से दूर होते हैं उसे प्राचीन जलोढ़ बोलते हैं या फिर बांगर बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी बांगर। और आई होप कि आप खादर और बांगर में डिफरेंस भी समझ गए होंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द्रास। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे गर्म स्थान कौन है, तो कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा चूरू। ठीक है, तो चूरू मिले तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। अगर चूरू ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको मिलेगा फलोदी, तो फलोदी को भी आप राइट आंसर मान सकते हैं। वैसे ये दोनों जो है राजस्थान जिले में ही पड़ते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक हो तो आप उसको टिक जरूर करिएगा। दोनों हो तो फिर आप चूरू को प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 2020 में चूरू में जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उड़ीसा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो उड़ीसा राज्य में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। सारे ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, सारे को आपको याद करना है। ठीक है, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कांगड़ा और कुल्लू घाटी की, तो ये दोनों ही घाटियां जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए में है गंगा का मैदान, ऑप्शन बी है मध्य पठारी भाग, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट और ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है कि जो मानसून भारत में 1 जनवरी से 1 जून में स्टार्ट होता है और सितंबर महीने के बीच तक रहता है, जो कि जनरली बारिश का जो महीना हमारा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसमें भी अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य से टकराता है, तब उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नहीं, मतलब तब आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य, जो कि पश्चिमी घाट में ही पड़ता है। ठीक है,
ये जो पश्चिमी घाट वाला भी इलाका भारत के मैप पे देख रहे हो, इसमें जो केरल राज्य है, ठीक है, तो सबसे पहले ये मानसून केरल राज्य को ही हिट करता है 1 जून से 10 जून के आसपास, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान से आप नोट करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। ओजोन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, O3, ठीक है। अगर हम बात करें ओजोन डे की, कि मतलब ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन दिवस, तो हो जाएगा 16 सितंबर को, ठीक है। इसको भी आप नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि कभी कभी आपसे पूछता है कि ओजोन जो है किस लेयर में है, मतलब किस मंडल में है, जैसे होता है ना क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आइनोस्फीयर, उसमें किस मंडल में है, तो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, ठीक है। तो इसको भी नोट करिएगा कि ओजोन का फॉर्मूला O3 है। ओजोन डे हम 16 सितंबर को मनाते हैं और ओजोन जो है वो समताप मंडल में है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, तो इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम का एक जगह है डिगबोई, वहाँ पे भारत का पहला तेल क्षेत्र खोजा गया था। एक और इम्पॉर्टेंट जगह है वो है मुंबई हाई करके, पूछता है कि मुंबई हाई मतलब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ से जो है वो पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल में इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी और इलायची की बहुत मतलब बड़े लेवल पे जो है, बड़े स्तर पर खेती की जाती है, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम जो है वो इलायची पहाड़ी है, ठीक है। और ये भी पश्चिमी घाट में ही पड़ता है और खासकर केरल में इसका लोकेशन है। राज्य पूछेगा केरल, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट ऐसे पूछ लेगा तो पश्चिमी घाट में पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में जो है पश्चिमी घाटी को मतलब अलग अलग नामकरण हो जाता है ना, मतलब लोकल लेवल पे कोई और नाम से बोला जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल में उसी को बोलता है सागर माथा, ऐसे नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं, इसको खास करके महाराष्ट्र के इलाके में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। तो इसको आप याद रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? केरल राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि आप रेलवे के एस्पायरेंट हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है ना, तो आप गूगल पे जा करके सर्च मारिए। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो जॉब है वो रेलवे का है, तो रेलवे की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है किन नदियों के संगम से बनता है? तो फ्रेंड्स वो 3 नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके आसपास किस तरीके के वन पाए जाते हैं, तो वो वन है मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट करके आपको ऑप्शन आएगा। तो सवाल इसी तरह से बनते हैं, तो इसीलिए मैं वो कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मतलब 1-2 सवाल और एक्स्ट्रा मैं आपको बता सकूँ, उसके आंसर बता सकूँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि रिलेट करके पढ़ना ही जीके पढ़ना होता है, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन एक स्लाइड में याद करेंगे तो आप कितना स्लाइड याद करेंगे, मतलब 50-60 हज़ार क्वेश्चन आपको याद करने हैं, तो इतने तो वीडियोस मैं भी नहीं बना पाऊंगा, कोई भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि अगर एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ जो भी उसके आसपास की चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं नहीं भी बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी स्लाइड में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, तो उसके आसपास की चीज़ों को आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च किया कीजिए, ठीक है। कुछ खुद से भी मेहनत आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, कौन है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य की, तो वो है आपका ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात जो है भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 30% जो है उत्पादन जो है गुजरात करता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ना कितने माह में परिपक्व होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन डी, 12। गन्ना को पूरी तरीके से परिपक्व होने में, यानी कि पूरा फसल बन जाने में टोटल 12 माह का समय लगता है, तो इसको आप नोट करिएगा।
इस तरीके के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी बोलता हूँ ना, मैं अपने तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाता हूँ, जो भी है प्रीवियस ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सरसों। सरसों एक रबी फसल है, ठीक है। और मक्का, मूंगफली और बाजरा जो है वो कैसी फसल हो जाएगी फिर? ये तीनों जो है वो खरीफ फसल हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार के हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये जो दक्कन वाला एरिया है, यहाँ पे जो है मुख्यतः जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछता है कि काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वो है लेटेराइट सॉइल, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो जलोढ़ मिट्टी आप देख रहे हैं, ये उत्तर के मैदानों में पाई जाती है, गंगा किनारे के आसपास या फिर किसी भी नदी के आसपास जो मिट्टियाँ होती है वो जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि भारत में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, तो है ऑप्शन डी, चावल, ठीक है। वहीं पे गेहूं से रिलेटेड 2-3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि जो हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई थी, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो अब गेहूं राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा पूछता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा गेहूं उगाता है? तब राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। वहीं आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा चावल कौन से राज्य उगाता है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं इस तरीके वाले, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे निम्न प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दाल पर, ठीक है। मतलब पहले जितनी दाल उग रही थी, हरित क्रांति होने के बाद भी उतनी ही दाल उगी। तो सबसे कम प्रभाव जो है वो दाल पे पड़ा, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? गेहूं पे। मतलब गेहूं के पैदावार में एक ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला था, हाइक देखने को मिला था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि ये जो रेगुर मिट्टी है उसे और किस नाम से हम जानते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी, ठीक है। ब्लैक सॉइल को ही रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपसे पूछा जाता है एग्जामों में, वो ये है कि कपास की खेती सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में की जाती है, या फिर कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर भी काली मिट्टी होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। लेटेराइट सॉइल में होती है काजू, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।